वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और आज हमारे साथ हैं रजनीश कुमार जी। रजनीश कुमार जी ने 1 to 5 पीआरटी एग्जाम बीपीएससी 3.0 में अपना जीत का परचम लहराया है। और आज हमारे साथ रजनीश लाइव मौजूद है, जहां पर वो डिस्कस करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही। और रजनीश की जर्नी से हमको सीखने को मिलेगा कि क्या जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए है। आपको रजनीश बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और किस तरीके से उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया और उनकी क्या रणनीति रही। ये सभी सवाल के जवाब हम लोग जानेंगे रजनीश से। तो रजनीश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो पूरे टेक्स्ट बुक परिवार की तरफ से। और सबसे पहले अपने बारे में बताइए रजनीश। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। लेकिन एक्चुअली मैं जुड़ा हुआ था एक दोस्त के थ्रू ही मुझे पता चला था टेक्स्ट बुक के बारे में 2022 में। और उस समय मैं सीटेट की तैयारी कर रहा था, सीटेट की। तो पहली बार जब टेस्ट जब दिया जाता है, धीरे धीरे जब समझा जाता है तो थोड़ी सी दिलचस्पी बढ़ती है और थोड़ा कंफ्यूजन भी बढ़ता है। तो उस टाइम भी मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ चल रहा था, उलझने भी थी, समझ में भी नहीं आ रहा था, डायरेक्शन बेसिकली नहीं मिल रही थी। एग्जैक्टली। तो उस टाइम के दौरान उस समय यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती थी सुपर कोचिंग की सीटेट की। तो उस टाइम पे जो लॉन्ग रन तक 3 महीने 4 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करते रहे। और सबसे ज्यादा हेल्पफुल मेरे को तब लगा जब मैंने टेस्ट मारी, पीवाईक्यू जो होती है सीटेट की। उस समय जब मैंने दिया था तो लगभग 75 टेस्ट मार के गया था। और जब मेन एग्जाम के दिन गया तो उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, जो मुझे कंप्यूटर अलॉट हुआ था उस समय शायद लास्ट एग्जाम हुआ था ऑनलाइन वाली। उसके बाद से सब ऑफलाइन ओएमआर पर शिफ्ट हो गई थी। जी। तो जो कंप्यूटर मुझे अलॉट हुआ तो आधा क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर चुका था तो उस समय वो ऑफ हो गई थी सिस्टम। तो मुझे लगा कि जनरली होता है कि जब बंद हो जाती है तो ऑटो सबमिट हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो मुझे लग रहा है कि मेरा गया सीटेड जो है अब हाथ में नहीं रहा गया। तो मैं अपना एडमिट कार्ड लेकर और वहां से जा रहा था, निकल रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब वापस ही जाना पड़ेगा। तो वहां जो इन्विजिलेटर थे वो बोले कि अरे हो जाएगा, तुम रुको जरा। एक्चुअली उस समय 3 कंप्यूटर चेंज करने के बाद तब जाके मेरा एक प्रॉपर मिल पाया। फिर उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर भी मेरे पास आधे घंटे टाइम बचा था रिवीजन करने के लिए। उस टाइम के दौरान मैंने 3 सब्जेक्ट को रिवीजन कर लिया, लेकिन बाकी 2 में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने बोल दिया इन्विजिलेटर को कि आप प्लीज सबमिट करा दो। और जब सबमिट हुआ तो उस समय हमको कॉन्फिडेंस था कि 120 125 के अप्रॉक्स 150 आउट ऑफ 150 मिल जाएगा। लेकिन घर पे जब आके मिलाया तो फाइनल जब आया तो 116 आई थी उस समय, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा वो क्लियर हो गया था। वेरी गुड। फिर अब उस बीपीएससी टाइम बीपीएससी ट्री के बारे में कैसे सोचा आपने? आपने कैसे ये टारगेट किया कि आपको शिक्षक बनना है? वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? हाँ, तो वही बता रहा हूँ। तो इस टाइम के दौरान मेरा डीएलएड भी चल रहा था साथ साथ में, क्योंकि मैंने जस्ट ही इंटर कंप्लीट करके डीएलएड में चल रहा था। तो 23 मेरा लास्ट ईयर चल रहा था। तो उस समय मेरा डीएलएड का था जो फाइनल ईयर भी था, सीटेट भी उसी टाइम में हुआ था, और उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था बीपीएससी। तो ओके। मेरा तो भरोसा उस समय से ही जम गया था कि टेक्स्ट बुक से ही हमको जो भी करना है सारे वहीं से करेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय असाइनमेंट और फाइनल एग्जाम के चलते इतना ना बिजी शेड्यूल हो गया कि ध्यान नहीं गया मेरा कि प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। और बीपीएससी के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज, कोई आइडिया ही नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट किया जाए, किससे लड़ेगा किससे नहीं लड़ेगा। तो उस टाइम के दौरान तो जैसे तैसे करके तैयारी किया, लेकिन उस समय मेरा क्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें हम लोग का अपियरिंग मिला था, अलाउ कर दिया था बीपीएससी की अपियरिंग कैंडिडेट कैन बी एलिजिबल। तो उस समय मेरा नंबर जो है वो 52 आई थी, जो कि क्रैक नहीं हुआ बेसिकली। तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि अब जो करना है बिल्कुल सही गाइडेंस के साथ और प्रॉपर तरीके से चलना है। मतलब स्टार्टिंग में आपने सेल्फ स्टडी से किया था? हाँ, बेसिकली वही कहीं यूट्यूब से कहीं कुछ देख लिया, कहीं कुछ देख लिया। टाइम, मतलब लेकिन टाइम वो बहुत वेस्ट हुआ इधर उधर के चक्कर में। हाँ, और उस समय टाइम भी बहुत कम मिला था, 1-2 महीने मिले थे। और उस समय भी जुलाई में मेरा फाइनल ईयर था और अगस्त में पेपर था। तो बेसिकली 20 दिन मिला था मेरे को प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जो तैयारी 3.0 जो आई मार्च में, तो मेरे को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये होने वाली है, और मैं नवंबर से ही स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। वेरी गुड। तो उस टाइम के दौरान उस समय मेरे पास सारे टेस्ट अवेलेबल थे बीपीएससी, क्योंकि मैंने लिए हुई थी पहले से ही, 2022 में ले ली थी 3 इयर्स की पूरी टेस्ट सीरीज। तो उसकी अच्छा। वजह से
हाँ, तो उस समय से अभी तक वो चल रही थी, तो उसमें मैंने मार के देखा तो मेरे को बेसिकली समझ में आने लगा कि मेरे जो प्रॉब्लम है जो बेसिकली आर्ट्स सब्जेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस रह रहा है और कभी आर्ट्स मैंने पढ़ा नहीं, तो कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सुपर कोचिंग से पहले ही कचा जो फर्स्ट 2023 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई थी उस पे यूट्यूब पे, उसे देखना मैंने स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि हाँ बिल्डअप हो रहा है, अब समझ आ रहा है। तो फिर यूट्यूब से तो वो तो करता गया, लेकिन तब तक वो एग्जाम नजदीक आ चुका था। और उस टाइम के दौरान वो PYQ जो थी टेस्ट में, प्रीलिम्स की 10 ईयर्स की प्रीलिम्स की जो 13 क्वेश्चन थी, फुल फुल एग्जाम, टेस्ट। जी। हाँ फुल टेस्ट, उसको मैंने अटेम्प्ट करना चालू किया, तो कुछ कुछ बनने लगे। जैसे 150 में मेरा 70 आने लगा, किसी में 126 या अभी मेरा अटेम्प्टेड टेस्ट देखिएगा तो मैक्सिमम कट ऑफ पार कर रहा है इसका। तो चलिए। फिर उसके बाद जब इंट्रोड्यूस किया था ये सुपर कोचिंग पर, हिमांशु सर इंट्रोड्यूस कर दिए कि लास्ट टाइम में रिवीजन बैच, कि जिसको जिसको प्रिपरेशन करना है, तो उसमें मेरी मैथ जो है बहुत वीक थी। तब तक यहाँ ये पेपर कैंसिल हो गई थी, री एग्जाम होने वाली थी, तो मैंने सारा क्या किया कि मैंने बैचेस लिए, फिर मैंने मैथ्स और राणा सर थे वहां से मैंने GS प्रॉपर पढ़ना बैच स्टार्ट में किया। क्या क्या बेनिफिट मिला आपको बैच लेने के बाद से? बैच में मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिला क्योंकि उसमें जो होती है ना PDF वाइज आपको अरेंज की हुई मिलती हैं, और मेरे पास जो थी या तो खुद बनाऊं, खुद बना के समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि 2 महीने में या तो आप नोट्स बनाओगे नहीं तो रिवीजन या तो करोगे पढ़ोगे, वेरी गुड, या बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ोगे। तो बिल्कुल। मैंने वो रास्ता हटा दिया, मैंने कहा मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैंने सारे PDF को डाउनलोड किया और सिंगल PDF में सबको कन्वर्ट कर दिया। सुबह उठता था, उसको देखता था, लेक्चर्स को देखता था, और पूरा पूरा उसको रिवीजन करता था और डेली टेस्ट देता था डेली। और फिर उस दौरान सबसे ज्यादा हेल्प हुआ मेरे राणा सर के साथ और हिमांशु सर के साथ। उनका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था GS को लेकर, मैथ को लेकर, वो काफी ज्यादा क्लैरिटीफुल था और शॉर्ट ट्रिक था, जल्दी समझ आता था, जल्दी ग्रैब ग्रैब होता था। तो वहां से मैंने सोचा कि अब यहाँ से मेरा पीक पकड़ सकता है, अब अच्छा से हो सकता है कि यहाँ मतलब ये बैच लग रहा लेने है कि के हो बाद जाए। से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना शुरू हो गया, हाँ, जैसे क्लास आप करते गए। फिर उस समय इंट्रोड्यूस हुई थी 1 रुपीज वाली क्लासेस, हाँ। वो, यस। तो वो वाली भी लेके देखी। मैंने कहा कि जब तैयारी है ही तो कहीं से भी पढ़ूंगा तो आएगा ही, आसान वो लगेगा ही। फिर मैंने लेकर 15 दिन की थी वो एक्टिव बैच। और उस, यकीन नहीं मानिएगा, मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम रहा। और उसमें मेरा जो शेड्यूल आवर्स होता था 10 से 12 घंटा रहता था, सुबह 8 बजे से बैठता था। कितने घंटे पढ़ते थे आप डेली? 10 से 12 घंटा ऑन एन एवरेज। 10 से 12 घंटा डेली? ऑन एन एवरेज, क्योंकि मेरा GS जो था बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल बेकार। अभी आपको मैंने बताया ना पिछले साल मेरा 52 नंबर्स, जो कि सबसे खराब नंबर था, और वो भी समझ जाइए कि कुछ लक पर नंबर होगा। मेरा जो नंबर सिर्फ और सिर्फ आया था वो साइंस पे ही आया था, बाकी GS मेरा पूरा गोल। कितने कितने दिन आपने मेहनत किया जी जान लगाकर BPSC 3.0 के लिए? जब पेपर जब कैंसिल हो गया, कंफर्म हो गया कि हाँ पेपर कैंसिल हो चुका है, तब मैंने सीरियसली लेना चालू किया। और तब मैंने प्रॉपर शेड्यूल बनाई। ये जो आप देख रही होंगे बैक में यहाँ पे पूरा नोट्स वगैरह सारी मैंने उसी की बना के रखी थी कि इस वाले PDF को वहां से पढ़ना है। और मेरा डायरी मेंटेन रहता था डेली इसमें, ये जैसे इसमें डेली आपको दिख रहा होगा, डेली हर दिन का इसमें टारगेट लिखता था कि आज मुझे ये करना है। फिर उसको अलग अलग, जैसे वहाँ से बैच से पढ़ लिया, PDF पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होते थे, उसको मैराथन कर लिया, फिर उसके बाद टेस्ट आके दे दिया। फिर मेरे सारे डाउट वहाँ से क्लियर होने लगे और मुझे तब लग गया कि अब मेरा लगता है कि क्रैक हो जाएगा। और मैं डेली टेस्ट देता था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम जो क्या क्या, जब आप पढ़ते थे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते थे, क्या क्या इश्यूज आपको आता था जैसे हाँ, स्टार्टिंग मैं जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहा था, जैसे जी? हिस्ट्री बिल्कुल मेरे पास नॉलेज जीरो है, तब उसको मुझे समझना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं टाइमलाइन को कनेक्ट करना सीखूंगा कि हाँ कि कौन चीज किस टाइम के बाद हो रही है। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वही होता है कि आप टाइमलाइन अगर समझ गए तो इवेंट कहाँ कहाँ हो रहा है आपको पकड़ आ जाएगा। तो फिर बिल्कुल ऑप्शन इजी हो जाता है, क्योंकि आप वहां समझ जाते हैं कि ऑप्शन में बस आराम से पकड़ो, और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड आराम से लग जाता है कि कौन सा इवेंट कब हुआ है, और फिर वैसे छांट दो तो या ऑप्शन कोई आराम से निकल कभी जाता है। आपने यूज किया था? कौन कौन से बुक आपने पढ़े थे नहीं, मैंने कोई बुक नहीं यूज किया था, नो जब एक्सटर्नल नहीं मटेरियल्स। किया आपने? नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक। मैंने लगभग 200 टेस्ट मारे थे टेक्स्ट बुक पे। 200 टेस्ट? 200 टेस्ट। और ये 200 टेस्ट अवेलेबल थे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर? हाँ, लगभग लगभग उस समय अवेलेबल थे 400,
41 441 टेस्ट अवेलेबल थे उस टाइम पे, छोटे बड़े सब मिला के। जैसे आप टेस्ट लगाते गए तो आपको अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला? मेरे अंदर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट ये मिला कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, और जो आपने सीटिंग आवर जो होती है, जैसे टाइमिंग होती है टेस्ट की कि 3 से 5 हो, 2 से 5 हो, या फिर 10 से 1 हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम में पढ़ा जाए, क्योंकि मेन पेपर जो है उसी टाइम में होगा। अगर आपके माइंड फोकस नहीं होगा उस टाइम के जोन में, या फिर हो सकता है कुछ लोग होते हैं कि उस टाइम में सो जाते हैं, तो हाँ। एग्जाम के टाइम जब आता है तो माइंड जो होता है लेजी जैसा फील करता है कि या नहीं नहीं रिस्पॉन्ड करना है या सोना है, तो या एग्जैक्टली। फिर प्रेशर होता है तो माइंड ब्लैंक हो जाती है। तो मैंने क्या किया कि जब भी टेस्ट देता था तो उस टाइम को बांट दिया था कि मेरा जो टेस्ट टाइमिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दूंगा और आप कुछ नहीं। मुझे टाइमिंग अपना बताएंगे, आपका शेड्यूल क्या था पढ़ने का? थ्योरी, प्रैक्टिकल, टेस्ट देने का टाइमिंग क्या था आपका शेड्यूल का? 10 से 12 घंटा कब कब पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? जैसे मेरा सुबह में 7 बजे उठता था, और 7 बजे उठने में सारे काम करने के बाद 8 बजे बैठता था, और उस समय से पढ़ता था। मेरा एक स्लॉट होता था जिसमें मेरा शुरुआत का जीएस जो पोर्शन होता था, रटने वाला समझने वाला पोर्शन होता था, तो ठीक पहले है। उसी को रखता था, क्योंकि मेरे लिए हार्ड पोर्शन वही लगता था। तो प्रायोरिटी मेरी रहती थी पहले हार्ड लेवल, बीच में मीडियम, और सबसे जब सोने का टाइम हो तो सबसे इजी, क्योंकि उस समय पढ़ना आसान हो जाता है। तो अच्छा। सुबह सुबह का टाइम में हार्ड रखने का फायदा ये होता था कि उसमें मन लगा रहता था, सुबह का टाइम था तो फ्रेशनेस रहती थी, तो बिल्कुल। इसीलिए समझना आसान हो जाता था। तो मेरा 2-2 घंटे का स्लॉट रहता था, 2 घंटा ओके। पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक। जैसे मैंने पोमोडोरो टेक्निक वगैरह यूज करता था कि 25 मिनट फोकस के साथ 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट फोकस 5 मिनट ब्रेक, तो ओके। ऐसे करता था तो मेरा जो कंसंट्रेशन पावर है वो एकदम से बढ़ने लगा। अब मेरा टेस्ट इंप्रूव भी होने लगा, लर्निंग पावर बढ़ने लगी, मेमोरी रिटेंशन अच्छी होने लगी। उस टाइम के दौरान ना ही मैं कोई कॉमेडी, जैसे होता है कुछ लोग कॉमेडी वगैरह देखते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने स्किप कर देती क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। जब आप सिलेबस में घुसने लगते हो तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगने लगती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी चीज़ें रहती थी। तो मेरा जब 2 घंटे का एक स्लॉट हो गया, फिर ब्रेक, फिर खाना, फिर उसके बाद 10 से 1 मेरा एक टेस्ट का स्लॉट होता था, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस होती थी कि हाँ मेरा क्या क्या वीक एनालिसिस पॉइंट है। कैसे करते थे आप और कितना टाइम लगता था उसको करने में? जैसे टेस्ट का जो 2.5 घंटे का तो फुल टेस्ट होती थी, लेकिन मेरा जो टारगेट रहता था मैं ये सोच के चलता था जैसे मुझे ओएमआर भी भरनी है, ऑफलाइन पेपर है, तो मुझे आधे घंटे किसी न किसी तरह बचा के चलनी है कि कम से कम ओएमआर भरने की टाइम मिले हमको। तो ओके मैं ओके कोशिश करता था कि 2 घंटे के अराउंड ही रैप अप कर लूँ सारा टेस्ट पेपर। तो ओके। कभी 1 घंटा 40 मिनट में हो जाता था फुल टेस्ट, कभी, मतलब कोशिश वही रहती थी। नहीं मैं ज़्यादा आज जो हार्ड पेपर, जैसे 3 लेवल में पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे, जैसे हार्ड लेवल, मीडियम लेवल, इजी लेवल। तो पहले इजी वाली जो जो मुझे ये सोचना ही ना पड़े, देखा और आंसर शेड्यूल मिला, में जो हाँ आता था उसको आपने कर लिया पूरा, हाँ। ठीक है। तो तो मैंने वो आधे घंटे में, जब मेन पेपर जब मैंने दिया तो आधे घंटे में मैंने इजी इजी वाली 60-70 क्वेश्चन आराम से कर लिया। फिर मीडियम वाले में थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, तो फिर मैंने इस तरह बहुत से अच्छी अटेम्प्ट किया। स्ट्रेटेजी बनाई हुई है पूरी, एकदम हाँ प्रॉपर। हाँ हाँ हाँ। और फिर उसके बाद जब वो मीडियम वाली लेवल आती थी तो उसमें थोड़ा सोचता था, तो उसमें कभी 1 घंटा लग गया, कभी 40 मिनट लग गया, उससे ज़्यादा लग जाए, तो उससे आराम से हो जाती थी। और जब हार्ड लेवल आती थी तो मुझे भी पता है कि सबसे बनेगा नहीं, अब बनाना ही है तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो उसमें रखता था सबसे, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब थोड़ा हार्ड हार्ड लेवल की जो कॉन्सेप्ट होती थी उसको आराम से धीरे धीरे स्लोली करता था। और फिर उसके बाद वो ऐसे करके मेरा जो रीजनिंग और मैथ था आपका सबसे स्लीपिंग ज़्यादा। आवर कितना हुआ करता था? स्लीपिंग वो आवर? था मैं 8 आवर, 7 to 8 आवर्स मेरा डेली स्लीपिंग आवर्स था, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे आप लेक्चर करो तो आप 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे रात तक करो, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप समझ रहे हो, पैसिव रीडिंग कर रहे हो, बेसिकली आप सामने वाला समझा रहे हैं, आप समझ रहे हो। और जब मेमोरी रिटेन करनी है, याद करनी है, तो जितना बढ़िया आपका स्लीप साइकिल होगा उतना ही बढ़िया आप उसको रिटेन कर पाओगे, समझ पाओगे, शांति से, क्लैरिटी से सोच पाओगे। तो बेसिकली बिल्कुल। जब मेरा रिवीजन फेज हुआ तो उसमें मैंने बांट दिया था कि 16 आवर्स बाकी सब चीजें करूंगा, और 8 घंटे, 7 to 8 आवर्स मेरा एग्जाम से स्लीप। पहले आपके मॉक में कितने नंबर आने शुरू हो गए थे? एग्जाम के पहले पहले 10-15 दिन तक मैं उस टाइम के दौरान जो ऑन एन एवरेज आते थे 80-85, कभी 90 क्रॉस कर जाता था। तो ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं मेरा अंदाजा था कि 85 के अराउंड ही एवरेज चल रहा है। तो जो मेरा मेन पेपर हुआ, तो जब शुरुआती जो प्रोविजनल आंसर्स आए तो उसमें तो मेरा 84 आया, तो ओके। एक्सपेक्टेड था ही, क्योंकि टेस्ट में जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। तो 84 वहाँ बन रहा था, लेकिन जब फाइनल आया तो आपको ही पता है कि उसमें कुछ
सही आंसर्स को भी रॉन्ग आंसर्स दे दिए हाँ गए। रॉन्ग कर दिए, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो इसके वजह से उसमें से मेरा जो है 4 नंबर गलत हो गए। एक पार्लियामेंट वाली जो वो पार्टी को निलंबित कर दिया गया। मॉक में जो आपके एवरेज आ रहे थे वही एवरेज आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिला। हाँ, सीटेट में इसका उल्टा हुआ था। जैसे मेरा ऑन एन एवरेज 110 12 13 बन रहा था, तो जो मेन पेपर हुआ उसमें मेरा 116 बन गया, सबसे हाईएस्ट वो पेपर गया मेरा। उसी के आसपास 10 15 20 के हाँ आसपास 8 10 नंबर का हाँ ऊपर नीचे हमारा चलता है। हाँ। बिल्कुल। अभी आप जब पेपर को एनालाइज करते थे तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उस हम्म। क्वेश्चन को आप कैसे कवर अप करते थे, और पहला मॉक से दूसरे मॉक में क्या डिफरेंस होता था आपके लिए? जैसे शुरुआती जो मॉक होती हैं वो इजी लेवल की होती हैं। वो जो भी बनाते हैं वो भी जानते हैं कि पहला बच्चा जो है अगर उसको मोटिवेट करना है तो पहला इजी देना होता है, ताकि वो अगर उसके नंबर ज़्यादा आएंगे तो मोटिवेट होगा और उसको आगे और अटेम्प्ट करना चाहेगा। तो शुरुआती जो मॉक थी वो तो इजी थी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे लेवल, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, एग्जाम नजदीक आता गया, तो लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। जैसे एक लास्ट में आया था, प्रारंभ ही अंत है ऐसा करके एक प्रहार सीरीज चलाई गई थी। तो उसमें मैंने लास्ट अटेम्प्ट किया था, तो उसमें मेरा आया था 84। तो मुझे कहीं ना कहीं लग गया था कि मेरा जो नंबर है 80 to 90 के बीच में ही रिलाई करेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। रजनीश, घर में कैसा माहौल रहा आपके रिजल्ट आने के बाद? घर में मम्मी पापा का कैसा रहा रिएक्शन? जिस दिन रिजल्ट आने वाली थी उस दिन शाम को सारी साइट जो है क्रैश हो चुकी थी, काम नहीं कर अच्छा। रही थी साइट हाँ वगैरह। एग्जैक्टली, हाँ तो हाँ। इंतजार करते करते 9:30 10, अब वो होती है ना जब जब देखने जाओ तो धुक धुक होती है, तो वो वाली चीजें थी। लेकिन 10 बज गया, 11 बज गया, रिजल्ट का कुछ नहीं पता, साइट अभी भी नहीं चल रही थी, तो सो गया था। तो सुबह मेरा नींद खुला 3:57 के आसपास। तब मैंने देखा तो डाउनलोड हो चुकी थी पीडीएफ। फिर उसमें मैंने रोल नंबर डाला, सेवन वन मैं ही सिक्स वन फाइव सिक्स तो जब वो हाईलाइट होके आती है ना तो धक धक मारती है, तो नाम दिखा तो यकीन नहीं हो रहा था, बार बार 3 4 बार 5 बार फिर देखा। तो पापा का सुबह में कॉल आया कि क्या हुआ, तो थोड़ा सा सोचे कि घुमाते हैं बात, कि पापा इस बार भी 3 4 नंबर से रह गया। तो पापा को यकीन नहीं, बोल रहे नहीं नहीं नहीं, अगर 80 नंबर को भी नहीं हो रहा है तो फिर मानना पड़ेगा, 120 को पार करना उसका कट ऑफ तक मुश्किल है। तो फिर बोले कि नहीं पापा, हो गया कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, कि इस बार आपका लड़का सेलेक्ट हो गया। तो उन्होंने चलिए। फोन जो है ना वो 1 मिनट के लिए होता है ना साइलेंस, तो वो साइलेंस हो गए थे। तो हमको लगा क्या हुआ पापा, बताइए कुछ। तो बोलने गया, तो बोले कि जल्दी आओ नीचे, भाग के आओ। तो फोन रख के गया तो सारी कोई खुश था, सब कोई कॉल पे कॉल, इधर से घर वालों से रिलेटिव से कॉल आ रहा था, बातें हो रही थी, तो सारे अपने लोग खुश थे। पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी आप क्या दे सकते हैं, है ना? पेरेंट्स आपके लिए सब हाँ। कुछ किया, और पेरेंट्स के लिए आंखों में ये जो खुशी है, ये सबसे बड़ी हम्म। खुशी है जो कि आपके सक्सेस में देखने को मिलती है। जी जी। चलिएगा, तो मुझे ये बताइए कि अभी जो बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनको क्या हम्म। 3 मेजर टिप्स देना चाहेंगे जो वो गलती ना करे और इस चीज को ध्यान में रखे? क्या मेजर 3 टिप्स होंगे आपके साइड से? देखिए मेरी तरफ से तो 3 टिप्स यही होंगे। पहला है कंसिस्टेंसी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर जब भी होता है आपको 2 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं देता है। दूसरा चीज होता है कि नोट्स बनाने के चक्कर में ना रहें, ठीक है। क्योंकि नोट्स जो बनाता है वो समय, अगर जैसे जैसे टाइम कम होता है तो नोट्स नहीं देखा जाता है, देखा जाता है कि कितना रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक का नोट्स था इसीलिए आपको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तीसरा ये रिकमेंड करूंगा कि उनको टेक्स्ट बुक लेना चाहिए, क्योंकि 2022 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो भी मैंने एग्जाम दिया है सब फर्स्ट टाइम में ही क्लियर किया है। कोई दूसरा अटेम्प्ट, जैसे बीपीएससी हो गया, मेरी गलती यही हुई कि उस टाइम पे मैंने आपका बैच नहीं लिया, क्योंकि वो भाग भाग दौड़ वाली 20 25 दिन बची, तो सोचे 20 25 दिन में क्या ही होगा। लेकिन यही मेरी गलती रही, उस समय शायद ले लिए रहते तो शायद ना होता, उस समय ही निकल गया रहता। लेकिन सबसे रिकमेंडेशन यही करूंगा, अगर जो भी ये कोई देख रहा है, प्लीज 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 बिलीव इट, क्योंकि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको कहीं भी ऐसा पूरा सिंक करके क्वेश्चन नहीं मिलता है, ना ही पीवाईक्यू मिलता है, ना ही आपको नोट्स मिलता है, और सबसे बड़ी बात है नोट्स मिल भी जाता है तो डाउनलोडेड नहीं होता है, डाउनलोड हाँ। ही नहीं होगा आपका गैलरी में। आपकी जर्नी में टेक्स्ट बुक का क्या सहयोग रहा? कितना परसेंट आप टेक्स्ट बुक का पार्टिसिपेशन मानते हैं आपने सक्सेस जर्नी में? 100%, 100%, क्योंकि मेरा जो करियर अभी तो, उस समय कुछ टाइम पहले स्टूडेंट थे और अभी अब टीचर बन चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब करने लगे, तो इसलिए 100% ही दूंगा। क्योंकि मेरा जो भी हुआ है, जिस जैसा भी सिलेक्शन हुआ है, सारा क्रेडिट जो है टेक्स्ट बुक को ही जाता है। क्योंकि अगर ये ना रहता तो ना ही मैं कभी
उतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाता, जो कि 200 टेस्ट शायद कोई भी ऐसे सेट खरीद के मारने जाए तो नहीं मारेगा। ऑब्वियसली बात है, सही बात है, लेकिन मेरे लिए सबसे फायदा यही रहा और कोशिश यही रहेगी कि जो जो नए नए टेस्ट आते रहेंगे यही देते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका। और इतना इतना कुछ आपने एडवाइस दिया, काफी एक अच्छा स्ट्रैटेजी और प्लान बताया जो हम लोग अक्सर बच्चों को बताते हैं बट उसको शायद समझ भी नहीं आता है, लेकिन जितने लोग का रिजल्ट होता है उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहती है। डायरी, पीछे मैप, स्टिकी नोट्स, मतलब ये एकदम दिख रहा है आपकी मेहनत जो है ना वो आपके पीछे दिख रही है। और आई होप कि हम लोग आगे फिर से मिलेंगे और मिठाई का डब्बा इंतजार रहेगा आपके तरफ से। ठीक है, एकदम एकदम, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू।